प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल आनंद पारासर असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास एवं काव्य शास्त्र किस भांति तैयार किया जाए, इसी संदर्भ को लेकर मैं अपने विचार आपके समक्ष रखूँगा। साथियों, जब कोई विद्यार्थी हिंदी को पढ़ना प्रारंभ करता है तो उसके समक्ष सबसे बड़ी दुविधा जो आती है वो हिंदी साहित्य के इतिहास को किस भांति तैयार करे। इतिहास एवं काव्य शास्त्र में इस प्रकार की जो समस्या वो समानांतर चलती रहती है। इसी को संदर्भ बना के कुछ मेरे जो जिन विधियों के माध्यम से मैंने अध्ययन किया है या बहुत सारे मेरे साथियों ने जिस विधियों का प्रयोग किया है वो कुछ विधियां आपके समक्ष प्रस्तुत है। यथा कहानी के माध्यम से, तथ्यों के वर्ण क्रम के माध्यम से, अथवा संगीतमय तरीके से, अथवा तथ्यों को संयोजन के माध्यम से, ऐसी विविध जो प्रविधियां हैं उनका मैं आज आपके समक्ष वर्णन करूंगा। साथियों, आज का जो ये वीडियो है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो से आप निश्चित रूप से आपके जो अध्ययन की जो गतिविधि है उसमें रात और दिवस का अंतर उत्पन्न हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के उपरांत आपके अध्ययन में निश्चित रूप से गुणात्मक जो परिवर्तन होगा। साथियों, हम महसूस करते हैं कि जब हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने के उपरांत जब हम परीक्षा देते हैं तो परीक्षा में हमें कोई प्रश्न नहीं आता है, किंतु परीक्षा संपन्न होने के उपरांत जब हम घर आते हैं, घर आके जब हम प्रश्न पत्र का मिलान करते हैं तो यकायक उस प्रश्न की उत्तर की प्रतिपुष्टि हमें प्राप्त हो जाती है जो उत्तर हमें परीक्षा कक्ष के भीतर अत्यधिक परेशान कर रहा था। अब यहाँ एक समस्या उत्पन्न होती है हमारे मस्तिष्क में। जब हम परीक्षा कक्ष में हम भरसक यत्न कर रहे थे तब हमारे स्मरण तंत्र में उस उत्तर की प्राप्ति नहीं हो पाई है। इसी भांति जब साथियों हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, हमारे मस्तिष्क में एक संकेत प्राप्त होता है कि इस व्यक्ति को हम भली भांति जानते हैं, किंतु उसके नाम का स्मरण हम नहीं कर पाते हैं। 1 घंटे या 1 दिवस के उपरांत यकाएक हमारे मस्तिष्क में उस व्यक्ति से संबंधित जो परिचय की छवि उभरती है, तो इसका मतलब ये तो है कि हमारे मस्तिष्क में उन चीज़ों का जो संधारण है वह बखूबी होता है, किंतु हम उनको तत्काल याद या तत्काल हमारे सामने सूचनाओं को प्रकट नहीं कर पाते हैं। यथा एक उदाहरण और रखूंगा कि हम कंप्यूटर में विभिन्न सूचनाओं को संग्रहित करते हैं, उनको एक उचित नाम प्रदान करते हैं। सूचनाओं को कंप्यूटर में रक्षित करने के उपरांत उनको नाम दिया जाता है। जब उन सूचनाओं को पुनः प्राप्त करना होता है तब उन नाम को हम टाइप करते हैं, उन सूचनाओं को हम प्राप्त करते हैं। कभी ऐसा हो जाता है सूचनाएं संग्रहित हो जाती है किंतु फाइल का जो नाम है वो हम विस्मृत हो जाते हैं, हम चाहकर भी याद नहीं कर पाते हैं। वो सूचनाएं कंप्यूटर में रखी हुई है किंतु हम उनको वापस से स्मरण नहीं कर पा रहे हैं। तो साथियों, इस प्रकार की समस्याओं से हम जूझते हैं। हमें ये मन में एक मनोधारणा भी बन जाती है कि हम बहुत सारी चीज़ों को याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो साथियों, इसी को लेकर आज मैं बहुत सारी विधियाँ आपके समक्ष रखूँगा। साथियों, पढ़ने की जो प्रकृति है या प्रवृत्ति है इसको किस प्रकार संपन्न करें जिससे हमें दीर्घ काल तक जो हमारी स्मरण शक्ति है वो प्रभावी रूप से रहे। इस हेतु 3 प्रकार या 3 चरणों का हमें प्रयोग करना है। मैं इसके लिए 3 सकार का प्रयोग करूंगा। पहला, इन सकारों में प्रथम प्रकार है समझना, दूसरा है स्मरण विधियां और तीसरा है सावधानियां। साथियों, सबसे पहले है समझना। हो सकता है आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हिंदी साहित्य के इतिहास को भली भांति समझ चुके हैं, किंतु ये वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए है, नए अभ्यर्थियों के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो साथियों, सबसे पहला जो चरण आता है वो है समझना। समझने से आशय है कि हिंदी साहित्य का इतिहास को हमने प्रारंभ किया। सर्वप्रथम हमारा कार्य रहेगा कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास की जो इकाई योजना है उससे भली भांति परिचित रहे। अर्थात इसमें आदिकाल है, इसमें भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल। इस प्रकार हमारा जो क्रम है वो स्पष्ट रहना चाहिए। उसके उपरांत होता है साथियों समझ। अर्थात हमने आदिकाल को पढ़ना प्रारंभ किया,
आदिकाल के संदर्भ में एक सामान्य समझ हमारे मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से इंगित रहनी चाहिए। हमें पढ़ना चाहिए आदिकाल को। आदिकाल में वस्तुतः है क्या, केवल समझना है साथियों, पढ़ना है कि आदिकाल में वस्तुतः है क्या है। आदिकाल में सिद्ध है, नाथ है, जैन है, अपभ्रंश साहित्य है, लौकिक साहित्य है, चंपू काव्य है, ऐसे विविधता से युक्त साहित्य है। जब हम इस प्रवृत्तियों को पढ़ेंगे, इनकी विशेषताओं को आत्मसात करेंगे, तो कुछ जो मौलिक धारणा हमारे मस्तिष्क में बन जाएगी। यहाँ है साथियों समझने की प्रक्रिया। तो हमारे यहाँ जो याददाश्त या स्मरण शक्ति का जो पहला चरण है, वो पहला चरण संपन्न होता है समझना। अब है साथियों दूसरा चरण है कि तथ्यों को किस प्रकार याद रखें। दूसरा है स्मरण विधियां। अब स्मरण विधियों के विभिन्न प्रकार के प्रकार है साथियों। मैं प्रत्येक विधि को आपके समक्ष बोलूंगा भी सही, और उसका एक उदाहरण भी रखूंगा। आप हिंदी साहित्य का इतिहास का जब अध्ययन करें तो इन विभिन्न प्रकार की विधियों से आपको जिस काव्य रचना को आप पढ़ रहे हैं, काव्य पुस्तकों को आप याद कर रहे हैं, आपकी इच्छा अनुसार इन विधियों में से किसी भी विधि से आप याद कर सकते हैं। पहली है विधि साथियों एक प्रकार के तथ्य को याद करना। साथियों मेरे स्क्रीन के दाईं तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम एक ही प्रकार के तथ्य को किस प्रकार याद करें। एक उदाहरण रखता हूँ साथियों कि हमारे हिंदी उपन्यास जो का खंड है, उसमें जो प्रथम उपन्यास है लाला श्रीनिवास जी द्वारा परीक्षा गुरु लिखा गया है। इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं, लाला जी परीक्षा देते हैं, लाला जी परीक्षा देते हैं। अब इससे साथियों इन विधियों में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, एक तरफ हमारा प्रश्न होना चाहिए, एक तरफ हमारा उत्तर होना चाहिए। तो साथियों प्रश्न के रूप में लाला श्रीनिवास है और उत्तर के रूप में है परीक्षा गुरु। तो हमने दोनों को ही सह संबंध स्थापित कर दिया कि लाला जी परीक्षा देते हैं। और श्रेष्ठ तरीके से याद करने के लिए आप इस प्रकार दोहरान कर सकते हैं कि लाला जी परीक्षा देते हैं, लाला जी गुरुजी की उपस्थिति में परीक्षा देते हैं, लाला जी प्रातःकालीन जो पारी है उसमें परीक्षा देते हैं, सायंकालीन पारी में परीक्षा देते हैं। इस प्रकार ये तथ्य आपको अनंत काल तक आपके मस्तिष्क में स्थापित हो जाएगा। यहाँ विषय एक महत्वपूर्ण रूप से मुझे पुनः स्मरण में आया साथियों कि कोई भी प्रश्न एवं उत्तर जब आप याद कर रहे हो तो उनके मध्य जब तक सह संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक आप चीज़ों को स्थापित रूप से याद नहीं कर सकते। अर्थात एक तरफ हमारा प्रश्न है, दूसरी तरफ हमारा उत्तर है, दोनों के बीच में सह संबंध अर्थात हमें ऐसे संकेतों का उपयोग करना है जिनको हम मस्तिष्क में संरक्षित कर सके। तो यहाँ हो गया लाला जी परीक्षा देते हैं। तो इस प्रकार हमारी पहली जो प्रविधि है वो संपन्न होती है। हम इस सूत्र के माध्यम से एक एक तथ्यों को बखूबी याद कर सकते हैं। साथियों बड़े बेतुके से जो तथ्य है, बेतुके से हमें ये पंक्तियाँ बनानी है, उठपटांग बनानी है जिसमें हास परिहास है, हमें किसी को बताने में भी शर्म आती है, इस प्रकार की हम पंक्तियों को बना सकते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य है यहाँ पर हमें तथ्यों को स्मरण करना है। साथियों हमारी दूसरी विधि है कि दो से अधिक तथ्य होने पर हम बिंदुओं को किस प्रकार याद करें। यहाँ उदाहरण रखता हूँ, मेरे स्क्रीन के दाईं तरफ आपको दिखाई दे रहा है कि मोहन राकेश के जो एक प्रसिद्ध नाटककार है, उन्होंने 4 नाटकों की रचना की है। साथियों इनको किस प्रकार याद कर सकते हैं, तो मोहन आषाढ़ में लहराए आधे पैर कमल पर, मोहन आषाढ़ में लहराए आधे पैर कमल पर। अब इसको स्पष्ट कैसे करें, मोहन से हो गया मोहन राकेश, आषाढ़ में हो गया, आषाढ़ से अर्थ है आषाढ़ का एक दिन, लहराए से आज से हो गया लहरों के राजहंस, आधे से आज से हो गया आधे अधूरे, ये अगला है पैर, पैर से आज से हो गया साथियों पैरों तले जमीन, जो कि मोहन राकेश द्वारा अपूर्ण नाटक है। और अंत में एक शब्द का उपयोग किया मैंने, कमल, कमल से आशय है, कमलेश्वर ने इस अपूर्ण नाटक को पूर्ण करने का कार्य किया है। इस प्रकार हम 2 से अधिक तथ्यों को सहसंबंध बना के
प्रश्न एवं उत्तर दोनों में तारतम्यता रखते हुए, साम्यता रखते हुए उक्त तथ्यों को भली भांति हमारे मस्तिष्क में संग्रहित कर सकते हैं। अब है साथियों तीसरा कि प्रथम वर्ण के संयोजन से तथ्यों को याद करना। प्रथम वर्ण अर्थात जो भी तथ्य हैं उनके प्रथम वर्ण का हम मिलान करेंगे और उसके माध्यम से हम चीज़ों को या तथ्यों को याद कर सकते हैं। उदाहरण है साथियों कि एक अज्ञेय जी हमारे प्रसिद्ध जो साहित्यकार है, इनका जो उपन्यास, जो 3 उपन्यास है, उनका मैं क्रम पुनः पुनः विस्मृत हो जाता था। तब मैंने इस क्रम से याद किया अज्ञेय सेना। अज्ञेय सेना का आशय साथियों, अज्ञेय से हो गया लेखक का नाम, सेना से यानी शेखर एक जीवनी, से हो गया शेखर एक जीवनी, से न से आसे हो गया नदी के द्वीप, और अंत में ए का उच्चारण निकल के आ रहा है, इससे आशय है अपने अपने अजनबी। इस प्रकार हम साथियों प्रथम वर्ण के संयोजन से अच्छे से प्रश्न एवं उत्तर के मध्य सह संबंध स्थापित करके भी चीज़ों को सरलता से आत्मसात कर सकते हैं। पुनः बोलूंगा मैं साथियों, अज्ञेय सेना। साथियों इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे चौथी प्रविधि पर आते हैं, और चौथी प्रविधि का नाम है सार्थक वर्णों के मेल से भी हम तथ्यों को अपूर्व तरीके से हमारी जो स्मृति तंत्र है, हमारे स्मृति तंत्र में बखूबी संरक्षित कर सकते हैं। इसी सार्थक वर्ण से आशय है कि इसमें पहले, दूसरे या तीसरा जो भी वर्ण आपको उपयुक्त लगता है उनका आम मेल से अच्छे सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण आपके समक्ष रखता हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो छायावाद के प्रमुख हस्ताक्षर है, उनकी जो छायावादी रचनाएं हैं उनको किस प्रकार हम क्रमानुसार याद कर सकते हैं, उसका एक सूत्र है अनुप गीत। निराला अनुप गीत आप दाईं तरफ देख सकते हैं। निराला से आशय है कवि महोदय से, और अनुप गीत से आशय है अनु यानी अनामिका, और प से है परिमल, और गीत यानी गीतिका, और अंत में त वर्ण की आवृत्ति हो रही है उससे तुलसीदास। इस प्रकार हम इनकी जो छायावादी रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका एवं तुलसीदास, इन चारों को अच्छे से स्मरण तंत्र में संरक्षित कर सकते हैं। साथियों यहाँ प्रश्न एवं जो उत्तर है उनके मेल को हमने को बखूबी रखना पड़ेगा। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए साथियों हमारी 5वीं जो सूत्र विधि है उसका नाम है आंग्ल वर्ण के माध्यम से हम तथ्यों को स्मरण करना। इसको मैंने जो पंत जी हमारे छायावाद की जो प्रमुख कवि है उनके जो रचनाएं हैं उनको याद करने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत सारे कवियों को हम इस प्रकार इनकी रचनाओं को याद कर सकते हैं, जैसे पंत जी की रचना है पंत जी, यू जी व पी जी। पंत से आशय हो गया कवि, और यू जी व पी जी, यू से यहाँ उच्चारण हो रहा है ऊ का, ऊ से आशय है उच्छ्वास। यू जी ज यानी ग से आशय हो गया ग्रंथि। व एक हिंदी वर्ण है, इससे हम वीणा का प्रयोग कर सकते हैं। और पी यानी प से आशय हो गया यहाँ पर पल्लव, और जी से आशय हो गया साथियों गुंजन। इस प्रकार हम इनकी छायावादी रचनाओं को अत्यंत सरलता से आत्मसात कर सकते हैं। पुनः मैं दोहरान करता हूँ, सर्वप्रथम है यू से उच्छ्वास, जी से ग्रंथि, व से वीणा, पी से पल्लव और जी से गुंजन। इस प्रकार इनकी जो रचनाएं हैं उनके क्रम को हम याद कर सकते हैं। साथियों अगर आप इन विधियों का उपयोग करते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आपके अध्ययन की जो गुणवत्ता है वो अत्यंत उच्च स्तर पर वृद्धि करेगी। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हमारी जो छठी विधि है साथियों कहानी विधि, अर्थात हम किसी भी कहानियों को या उपन्यास को, नाटक को हम एक कहानी का रूप देखकर भी याद कर सकते हैं। साथियों हम जैसे फिल्म देखते हैं, फिल्म की जो कहानी है उनको अच्छे से हम याद कर पाते हैं, उनके पात्रों के नाम भी हम अच्छे से याद कर पाते हैं। तो यदि हम
एक कहानी का रूप देकर अगर हिंदी साहित्य की रचनाओं को अथवा सामान्य ज्ञान को याद करना चाहे तो भी हम आनंदित तरीके से स्मरण कर सकते हैं। इसमें एक उदाहरण देता हूँ साथियों, जैनेन्द्र जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है, उनकी जो उपन्यास जो रचनाएं हैं उनको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं। जैसे अब जैसे कहानी बनाना है, कहानी किस प्रकार बना सकते हैं कि परख, इनकी जो पहली रचना है उपन्यास में वो परख है। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, अर्थात परख परीक्षा का आयोजन हुआ। उसमें सुनीता, उसने क्या कहा, सुनीता के अच्छे अंक नहीं आए तो उसने घर से त्याग कर दिया। उसके बाद में इसकी बहन है कल्याणी, कल्याणी क्या है, कल्याणी ने बहुत अच्छा प्रश्न पत्र दिया और वो अच्छे से जीवन जी रही, अर्थात सुखदा यानी सुख से जीवन व्यतीत। विवर्त यानी उसका विवाह हो गया, विवर्त को विवाह से तारतम्यता स्थापित कर सकते हैं। और व्यतीत यानी व्यतीत कर रही। तो इसमें कहानी कैसे बनाए कि दो महिला पात्र है, दोनों बहनें हैं, उन्होंने परख परीक्षा दी, सुनीता ने त्याग पत्र दे दिया और कल्याणी के प्रश्न पत्र अच्छा संपन्न हुआ, इसीलिए वो सुखदा सुख से विवाह करके अपने समय को अच्छे से व्यतीत कर रही है। उसके बाद में इसका भाई है जयवर्धन, जयवर्धन मुक्ति के लिए अपने घर से प्रस्थान करता है। तो जयवर्धन मुक्ति बोध, और वो जाता है अनंतर अनाम स्वामी नाम के एक संत है, उनसे उनको प्रणाम करता है और उनके दर्शन अर्थात दर्शांक करता है। तो इस प्रकार हम कहानी का रूप देख के भी बोलते बोलते हम इन रचनाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से आत्मसात कर सकते हैं। साथियों, इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए जो हमारी अगली विधि है, जीवित पात्रों के माध्यम से हम रचनाओं को किस प्रकार याद कर सकते हैं। जीवित पात्रों से आशय है साथियों, आप किसी कवि या लेखक को आपके जीवन के अंदर जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनसे जोड़ लो। अर्थात मेरा काका है, मेरा भतीजा है, मेरा ताऊ है, मेरा मित्र है, वो एक कवि के रूप में कवि से उसकी मिलती जुलती शक्ल है या उसका जैसा व्यवहार है, या आपको लगता है कि इसकी कुछ विशेषताएं मिलती जुलती है, तो उनके व्यक्तित्व को, उनके नाम को उस पर आरोपित कर दो। इधर जैसे मुंशी प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद एक प्रमुख उपन्यासकार है। मैंने ऐसे सोचा कि मेरे एक मित्र है, उनका कुछ व्यवहार उनसे मिलता जुलता है, तो उनको मैंने मुंशी प्रेमचंद बना दिया। एक उदाहरण दे रहा हूँ, और फिर उनसे मैंने विशेषताओं को तारतम्यता कर ली। तो अब जब भी मैं मुंशी प्रेमचंद को स्मरण करता हूँ तो मेरा एक मित्र याद आता है, और उन्होंने जो भी गतिविधियाँ प्रमुख है उनसे मैंने उनकी रचनाओं को जोड़ दिया। जैसे मेरा एक मित्र है जो प्रेमचंद है, वो क्या करता है साथियों, प्रेमाश्रम मतलब आश्रम में जाता है, वहाँ पर गोदानियन गायों को चराता है। उसके उपरांत उससे निर्मला की भेंट होती है, और निर्मला चली जाती है तो वो गबन कर लेता है। इस प्रकार चीज़ों को हम जीवित पात्रों के माध्यम से भी बना सकते हैं। अर्थात एक को हमने हमारे मित्र को सूरदास बना लिया, किसी भाई को हमने तुलसीदास बना दिया, किसी को हमने जैनेन्द्र बना दिया, किसी को हमने महादेवी वर्मा बना दिया। ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं कि वो प्रयोग धर्मिता से आप तथ्यों को अच्छे से स्मरण कर सकते हैं। साथियों, जो अंतिम विधि है संगीतमय विधि, अर्थात संगीत का रूप देकर भी हम चीज़ों को याद कर सकते हैं। हम श्लोक है, दोहे है, इनको हम एक बार अभ्यास कर लेते हैं तो वो चीज़ें अच्छे से हम बोल पाते हैं। इस प्रकार हम संगीत रूप में भी हम याद कर सकते हैं। या तो अगर उदाहरण दें तो छंदों को संगीत के माध्यम से याद किया जा सकता है संगीत विधि से। जैसे चौपाई के सूत्र को याद करने का तरीका है 4 चौक 16 चौपाई में नहीं गोला। अब इन 4 चौक 16 से आप इनकी विशेषताओं को निकाल सकते हैं। जैसे दोहे को याद करना चाहे तो दोहा तेरा ना जग, दोहा तेरा ना जग ना गोला, तुक 2 4 गहराई का गोला, ऐसे दोहे को याद कर सकते हैं। अगर रोला को याद करना चाहे तो 24 घंटे रोए रोला, 24 घंटे रोए रोला 11 यति दीजिए, प्रथम तुक दूजे तुक चौथे दीजिए। इस प्रकार हम छंदों को याद कर सकते हैं। अगर कृतियों को भी याद करना चाहे साथियों, जैसे मोहन राकेश की का वो हमने नाटक का बनाया, उसमें मोहन आषाढ़ में लहराए आधे पैर जमीन पर। हालांकि मेरी आवाज़ कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये कर्कश आवाज़ आपको सुनने को मिल रही है, किंतु इस प्रकार के बेतुकेपन से या संगीत का रूप देकर भी आप चीज़ों को अच्छे से आत्मसात कर सकते हैं। साथियों, कुछ विधियां मैंने बताई है। अब यहाँ एक विषय उभरता है कि क्या सभी तथ्यों को इन विधियों से
हो सकता है किसी तथ्यों को आप पहली विधि से याद कर लो, किन्हीं रचनाओं को आप तीसरी विधि से याद कर लो, किन्हीं रचनाओं को आप कहानी विधि से याद कर लो, किन्हीं रचनाओं को आप संगीत विधि से याद कर सकते हो। इस प्रकार 6-7 जो विधियां हैं, इनको बारी बारी से आप फेर बदल करके अपने अनुसार इनके अनुक्रम से आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ एक विषय और उभरता है साथियों, क्या इन विधियों से ही साहित्य को याद किया जा सकता है? ऐसा नहीं है। ये विधियाँ सहायक विधियाँ हैं। इन विधियों से आपकी याद करने की जो क्षमता है उसमें अपूर्व वृद्धि होगी। किसी को लगता है ये काफ़ी बेतुका है, इनसे याद करने के बजाय और भ्रमित होना है, तो आप सामान्य रूप से जैसे पढ़ते आ रहे उसी रूप में भी याद कर सकते हैं। पर अगर अब मैं कह सकता हूँ, अगर आप इन विधियों का उपयोग करते हो तो आपकी जो सरलता है वो याद करने की बढ़ जाएगी। अब है साथियों तीसरा सकार है हमारा कि सावधानियाँ क्या रखनी है। तो साथियों सावधानियाँ हैं कि आप पहली सावधानी है साथियों कि जब भी आप इस प्रकार के सूत्र का निर्माण करते हो, किसी साहित्यकार का सूत्र बनाते हो, तो आप आवश्यक रूप से उस गाइड में या अपनी जो पुस्तिका है उसमें आवश्यक रूप से उसको लिख दे। नहीं तो अन्यथा क्या होगा, पुनः जब आप अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो होगा क्या, आपने लिखा नहीं तो आप एक नया सूत्र बनाओगे, पुराने को विस्मृत कर दोगे, फिर दूसरी बार पढ़ोगे, फिर नया सूत्र बनाओगे, फिर तीसरी बार पढ़ोगे, फिर नया सूत्र बनाओगे। इससे क्या है कि वो याद करने के बजाय वो चीज़ें बड़ी बिगड़ती हुई चली जाती है। इसीलिए सूत्रों को एक बार सुनिश्चित करके लिखते हैं। दूसरा है साथियों, जब आप पढ़ते हो, इन विधियों का उपयोग करते हो, तो उसमें श्रव्य और दृश्य क्रम साथ में चलना चाहिए। अर्थात जैसे आपने जैनेन्द्र की कहानी के माध्यम से याद किया उनके उपन्यास को, तो आप सुनीता, कल्याणी, जयवर्धन, इन पात्रों को आप देख सकते हैं, मस्तिष्क में चित्र बना सकते हैं कि सुनीता है वो परीक्षा दे रही है, वो फेल हो गई, त्याग दे दिया, ऐसा करके चित्र है। और चित्र भी कैसे होने चाहिए, मस्तिष्क में चलते हुए चित्र होने चाहिए, उनको रंगों में अनुभव करने का प्रयास करो। जितना आप मस्तिष्क के अंदर खोज करोगे उतनी ही चीज़ें अच्छे से संरक्षित होगी। तो मेरा आशय है कि श्रव्य और दृश्य को चलायमान क्रम में आप अपनाएं, चीज़ें सरलता से याद होगी। तीसरी सावधानी साथियों कि जब आप अध्ययन करते हैं, विशेष रूप से गौर से सुने, जब आप अध्ययन करते हैं तो आपकी जो इंद्रियां हैं वो सक्रिय रहनी चाहिए। साथियों कुछ समय पढ़ने के उपरांत हमारी आंखों से हम चीज़ों को देखते रहते हैं, वस्तु तो हम पढ़ते नहीं हैं और केवल देखते रहते हैं। देखने से चीज़ें कभी भी आत्मसात नहीं होती है, वो दीर्घकालीन स्मृति में कदापि संरक्षित नहीं हो सकती। अतएव आप उनको देखें नहीं, पढ़ने और देखने में बहुत अंतर है। आप चीज़ों को देख रहे हो तो आपको पढ़ना क्या है, क्या आप चीज़ों को देख रहे हो, आप जो होठ है ओष्ठ के माध्यम से हल्के हल्के बुदबुदा रहे हो, आपके कान है उस समय सक्रिय है, आप मुख से जो वचन कर रहे हैं वो आपके कान हल्के से सुन रहे हैं, आप होठों को हिला रहे हो, इसका आशय भी है कि आपके कान सक्रिय है। इसके अतिरिक्त आप हाथ का सहारा भी ले, हाथ से आप लिख सकते हैं, हाथ को आप हिला सकते हैं, क्योंकि हिलाने से आपकी अभिव्यक्ति अच्छी रहती है, उससे आपकी याद करने की प्रक्रिया में वृद्धि होती है। तो साथियों आपका जो कान है वो सक्रिय रहे, आंखें सक्रिय रहे, मुख सक्रिय रहे और हाथ सक्रिय रहे। अगर आप इन चारों प्रक्रियाओं का अनुकरण करते हैं तो 100% आप चीज़ों को सरलता से याद कर सकते हो। ये सावधानी आवश्यक रूप से रखिए। चौथी सावधानी है साथियों, जब आप अध्ययन करते हैं तो आप समय अंतराल देवे। 1 घंटे पढ़ने के उपरांत आप 2 मिनट 3 मिनट का अंतराल दे सकते हैं। उस समय आप लंबी श्वासें ले सकते हैं, उससे आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की बराबर पूर्ति होगी। तो साथियों बीच बीच में अंतराल देते रहें, घंटे भर में 2 मिनट का अंतराल दे, 3 मिनट का दे, 5 मिनट में दे, आपको जैसे सुविधा लगती है उस अनुसार आप इस क्रम का अनुकरण कर सकते हैं। अगली सावधानी है साथियों कि आप जब ये अध्ययन करते हैं तो इस संपूर्ण प्रक्रिया में आप आत्मविश्वास से लबरेज रहे। आप इस प्रकार की मनोधारणा ना बनाएं कि मैं विस्मृत हो रहा हूँ, मैं भूल जाऊँगा, चीज़ें मेरे दिमाग से मस्तिष्क से निकल रही है, मेरी याददाश्त कम होती जा रही है। अगर आप इस प्रकार सोचते हो तो आपका अचेतन मन है वो सक्रिय हो जाएगा कि मुझे याद नहीं करना। आप ये सोचे कि मुझे याद हो रहा है, मैं दीर्घकाल तक याद रख पा रहा हूँ, मेरी याददाश्त बखूबी है, तो इससे आपका अचेतन मन तैयार होगा कि मुझे बहुत अच्छे से चीज़ें याद हो रही है। एक तो इस क्रम का अच्छे से उपयोग करें। एक साथियों अगली जो सावधानी रखनी है कि आप पूर्ण निद्रा ले, 7 से 8 घंटे का समय रखें, उसमें आप अच्छे से बहुत अच्छी नींद ले, क्योंकि एक मस्तिष्क को नवीन रूप में तैयार करने के लिए निद्रा अत्यंत आवश्यक है।
निद्रा लेंगे उसके बाद में आपका मस्तिष्क और शरीर तरोताजा होगा। इससे याद करने की क्षमता में अपूर्व वृद्धि होगी। एक है साथी अंतिम, इसके बाद में मेरे विषय को समाप्त करूंगा। साथियों, योग एवं प्राणायाम से जुड़े रहे, ऐसे आपके ऑक्सीजन, आपके मस्तिष्क एवं शरीर को ऑक्सीजन मिलेगी। ध्यान योग से आप चिंताओं से मुक्त रहेंगे। इसलिए योग एवं व्यायाम से स्वयं को जोड़े रखिए। साथियों, साहित्य के इतिहास एवं काव्य शास्त्र को किस प्रकार याद करना है, इस पर बहुत सारी चीज़ें मैंने बताने का प्रयास किया है। यद्यपि बहुत सारी चीज़ें छूट भी गई है, पर जहाँ तक मेरा प्रयास रहा, चीज़ों को मैं सीमित तरीके से किस प्रकार याद, मतलब सूत्रों के माध्यम से याद किया जा सकता है, उसको एक संक्षेप वीडियो के माध्यम से मैंने सार गर्भित करने का प्रयास किया है। भविष्य में जब भी मेरे को और चीज़ें याद आएगी तो मैं अवगत करने का प्रयास आपको कराऊंगा, आपको बताने का मेरा प्रयास रहेगा। साथियों, इन विधियों का उपयोग करें, निश्चित रूप से आपके अध्ययन में लाभ की प्राप्ति होगी। भविष्य में भी आप इन प्रकार साहित्य को अध्ययन करने के तरीकों को जानने के लिए या सहायक आचार्य, प्रथम श्रेणी इत्यादि विषयों के संदर्भ में जानकारी करने के लिए या जानने के लिए मुझसे जुड़े रहे। नमस्कार।